अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से कि किस कदर जो जराइम है फैसलाबाद में बढ़ते जा रहे हैं और जो 15 पे कॉल्स आती हैं कितने मुकदमात दर्ज होते हैं। अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 68,000 कॉल्स हैं जो कि 15 को मौसूल होती हैं, लेकिन आलम यह है कि सिर्फ 32,000 कॉल्स ऐसी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज होते हैं। तो कुछ ताजिर बरदरी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द कभी आपने ऐसा कोई जुर्म होता देखा हो जो रिपोर्ट ना हुआ हो, और ओवरऑल सिचुएशन क्या फैसलाबाद में देखते हैं? मेरे ख्याल में सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है और मेरे अपने साथ 2-3 दफ़ा हो चुका हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे और जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद बंदोबस्त करें। तो ये काफ़ी इश्यूज़ हैं और मेरी मेन रोड पे दुकान है और मेन रोड के ऊपर मेरे साथ 2-3 दफ़ा हादसे हो चुके हुए हैं दोपहर के टाइम। तो पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करती। एफआईआर एक एफआईआर भी हुई थी और 2 रिपोर्ट हुई थी। एफआईआर कराने के लिए भी कई सिफारिशें करानी पड़ती हैं, तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। मुकदमा दर्ज ना करने की क्या वजह बताते हैं? उनको फिर पैरवी करनी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए वो मुकदमा दर्ज नहीं वो मुकदमा नहीं दर्ज करते। तो एफआईआर जो मैंने करवाई थी वो भी किसी को कह के मैंने करवाई थी क्योंकि मेरे साथ तीसरा हादसा हो गया था ये। तो उसके एफआईआर करवा दी। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि भाई हमने कुछ पकड़े हैं, आप आगे शनाख्त करें, ये करें। अब दुकानदार के लिए तकरीबन ये नामुमकिन होता है कि आप ऐसे अदालतों में जाएं या चक्कर लगाएं। इसका कुछ सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए कि सिक्योरिटी भी हो और बाद में ऐसे पैरवी भी ना करनी पड़े। तो कभी आपने ऐसी सिक्योरिटी देखी नहीं है इस तरह से? कभी पुलिस ऐसे गश्त पर फिर रही हो कोई ऐसे मामलात रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल भी। बाकी कुछ इलाकों में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमारे रेलवे रोड पे नहीं है। चलिए ठीक है, आप मुझे बताएं कि जैसे कि इन्होंने भी कहा कि मुकदमा पुलिस वाले दर्ज ही नहीं करते इसलिए कि जी उन्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुजरिम को पकड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या ये तरीका ठीक है? अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो जो जुर्म हो रहा है उसको रोके ही नहीं। देखिए, शुक्रिया सिटी फारवन। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितना क्राइम की रेशो बढ़ रही है, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ासकर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग और ख़ासकर एसएमई से बिलोंग करने वाले ताजर जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा इसके डिस्टर्ब हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई हमारे साथ वारदात होती है, हमारे घर में हो या हमारी दुकान पे हो या हमारे साथ रात चलते हो जाए, तो उसके लिए जब हम पुलिस को दरख्वास्त देते हैं तो उसके बाद वो हमें ही बार बार उसको बुलाते हैं, बार बार उसको डिस्टर्ब करते हैं ताकि कारोबार ना कर सके, हम बैठ ना सकें। और उसकी वजह से फिर वो जब हम प्रॉपर उसके नहीं पहुंच पाते तो उसको जवाज़ बना लेते हैं कि जी ये आपको ज़ाहिर है कि आपने बर वक्त पैरवी नहीं की, आके आपने हमारे पास आए नहीं, इसलिए हमने उसको दाखिल दफ्तर कर दिया रिपोर्ट को। और खुदा न खासा उसके अंदर अगर वारदात होने के बाद जब वो पर्चा एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उसके अंदर उससे ज़्यादा हमें कम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ता है कि बार बार डिस्टर्ब किया जाता है फिर उसकी इंक्वायरी ही नहीं की जाती। मोस्टली हमारे केसेस ऐसे हैं जो हमने रजिस्टर्ड करवाए हैं, लेकिन आज तक उनको उसके ऊपर एक दफ़ा भी हमें बुला के नहीं बताया गया कि उसके ऊपर कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है। अगर कोई चोरी करके गया है, घर में चोरी हुई है या दुकान पर चोरी हुई है, तो उसके अंदर जो भी चोर है उसको हमने कितने चोरों को पकड़ा है, इसकी शनाख्त के लिए उनको सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए। और यहाँ पे इस मार्केट के अंदर हमने एक मोटरसाइकिल था, बड़े अरसे से गुम था, खड़ा था, हमने वो पुलिस को कॉल किया, उसको दिया, हमें नहीं पता, यहाँ से चोर पकड़ के दिया हमने इसी मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल रंगे हाथों लेके जाते हुए कि वो लेके जा रहा था, हमने उसको पकड़ा, भाग के उसके पीछे लड़कों ने अपनी जान को हथेली पे रख के हमारे स्टाफ ने उनको जब पकड़ के पुलिस को दे दिया। तो मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर एफआईआर हुई, उससे कितनी मोटरसाइकिल बरामद हुई, और अगर खुदा न खास्ता वो मोटरसाइकिल बरामद हो जाती है या कोई चीज़ें उनसे बरामदगी हो जाती है तो वो फिर प्रॉपर उन लोगों तक नहीं दी जाती जो होनी चाहिए। थानों के थाने बड़े बड़े हैं इनके कि वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी ज़ाया हो जाती हैं, ड्रामाबाजी होती है। अदालतें और ये इंतज़ामी अफसर मिले हुए हैं और इसी वजह से हमारी अदलिया जो है वो ना काम प्रॉपर कर रही है, ना वो चीज़ें हैंड ओवर उनको कर रही है और उस चीज़ को रख के वो बैठे रहते हैं। उसी वजह से हम ये वजह क्या समझते हैं कि देखें आप डॉक्टर है, उसका काम है, उसने पेशेंट को देखना है, उसका इलाज करना है। एक जो कपड़ा बेचता है उसको पता है उसने अपना कपड़ा बेचना है। पुलिस है, उसका काम है कि उसने मुजरिम को पकड़ना है, वारदात हो रही है या हो चुकी है तो उन चीज़ों को देखना है। तो फिर भी अपना काम ना करना, एक ड्यूटी जो उनके ज़िम्मे लग गई है, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं?
मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिफारशी भर्तियाँ हो रही हैं या उसके पीछे मुख्तलिफ जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये बंद होना चाहिए सिलसिला। तो और पुलिस के अफसरान जो है मेरिट पे अगर लगेंगे, जो कि ख़ासकर जूनियर अफसर, तो बड़े सीएसपी अफसर तो होते हैं, सीएसएस करने के बाद आते हैं, मेरिट पे आते हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वो थानों में बैठा है, वो काम करके है ही नहीं, उसके अंदर विश ही नहीं है कि वो काम करें या वो दें। एक वक्त होता था पुलिस गश्त करती थी, वो करती थी। आज अगर पुलिस गश्त करती है तो शहरियों को तंग करने के लिए करती है। आज अगर नाके लगाए जाते हैं तो कारोबारी या बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को तंग करने के लिए किए जाते हैं। जराइम पेशा लोगों को पकड़ने के लिए इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कुछ सालों से। यही वजह है कि इस वक्त ख़ासकर आप देखेंगे तो कारोबारी लोग जो हैं, इस वक्त गैस का बहरान शुरू हो रहा है, उसकी वजह से छोटी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, बड़ी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। उससे क्या होगा? जराइम में इजाफा होगा। लामहला जब हमारे जो लोग मुलाजमीन हैं उनको ले ऑफ करेंगे इंडस्ट्री वाले, तो वो क्या करेंगे? वो घर तो चलाने हैं। तो वो वजह है कि उन लोगों ने जाके फिर वो जराइम करते हैं, वो वारदातें करते हैं, डिकेटियाँ बढ़ रही हैं, राजनी की वारदातें आप देखेंगे इतनी रिपोर्ट हो रही हैं कि उतनी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी अगर वो रिकवरी नहीं होनी तो फिर लोग क्या करेंगे? और ये ख़तरनाक सूरत जो है इस वक्त हुकूमत की वजह से, एक महंगाई की वजह जो है, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि महंगाई की वजह है, जिसका हर घर के अंदर इफ़ेक्ट हो रहा है और लोग मुतासर हो रहे हैं उससे। और मुतासरीन जो हैं वो फिर जाके अपने घरों के किचन चलाने के लिए मजबूरी की हालत में वारदातें कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि देहातों के देहात जो हैं मंशियात की वजह से उनकी नई नस्ल तबाह हो रही है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। और बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो ऐसे इलाके जो गरीब लोग हैं उनके इलाकों में बहुत ज़्यादा इस वक्त मंशियात प्रमोट हो रही हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि हमारी एक नस्ल तबाह हो रही है। और खुदारा उसको बचाने के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ और अपनी जो है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीके से अपने जो ऑफिसर्स छोटे थानों की सतह पे मैं समझता हूँ तैनात किए जाएँ, जिससे ये बेहतरी आ सके। बेहतरी की तो हमेशा गुंजाइश रहती है और बेहतरी की ज़रूरत भी है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो निज़ाम चलता आ रहा है कि पुलिस चीज़ों को नज़रअंदाज करती आ रही, कब से ये जो निज़ाम है देख रहे हैं कि पुलिस कोई भी जुर्म हो जाए, कोई मसला हो जाए, उसको नज़रअंदाज कर देती? पुलिस का तो शुरू से हम जब से होश संभाला ये देखते आ रहे हैं कि पुलिस ने कभी तवज्जो दी ही नहीं है ना। अगर पुलिस चाहे तो कोई जुर्म हो ही नहीं सकता। जैसे अभी कोरोना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने चाहा, पुलिस ने चाहा, मसाजिद भी बंद करवा दी गई, दुकानें भी बंद करवा दी गई, हर चीज़ बंद करवा दी गई। और अगर जब कोरोना ख़त्म हुआ, ज़ाहिर मसाजिद खुली हैं, तो देखें साथ ही ये अपने फहाशी के अड्डे हैं, मंशियात के अड्डे हैं, जुए के अड्डे हैं। तो जब पुलिस चाहे तो बंद करवा सकती है। एक ऐसा चूँकि जिम्मेदारी है अपने इलाके में, उसको हर जगह का पता है कहाँ कहाँ बुराई हो रही है। अगर वो चाहे तो बंद करवा सकता है, लेकिन जब मिली भुगत है सब ऊपर से नीचे तक निज़ाम हमारा। अभी यही वजह समझते हैं कि जैसे इन्होंने भी कहा कि मेरिट पर जिस तरह से भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, शायद वो कहीं ना कहीं वजह है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। जी, मेन वजह यही है कि मेरिट पे भर्ती नहीं हो रही। मेरिट पे भर्ती होगी तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब अहल लोग आगे आएंगे, अहल ऑफिसर आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला निज़ाम सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। जो अहल पुलिस है उसका होना भी ज़रूरी। तो आप मुझे बताएं, ज़्यादातर आप किस किस्म के जराइम समझते हैं कि फैसलाबाद में उनमें इजाफा हो रहा है? बेसिकली तो जराइम तो हर नोईद के हैं हमारे फैसलाबाद शहर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा एरिया है, GTS चौक, लारी अड्डा और हमारे 8 बाज़ार, इसमें जो जराइम की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। वो बेसिकल नौसरबाजी जिसको कहते हैं कि उस तरह की जो हमारे वारदातें हो रही हैं। बदकिस्मती से काफ़ी दफ़ा हमने इंतज़ामिया को बावर करवाया भी है और इनको हमने वीडियो भी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं हो रहा है। असल का उनका जो जराइम नौसरबाजी करते क्या, वो मैं आपके चैनल के वसासत से लोगों को बावर भी करवाना चाहता हूँ और इंतज़ामिया को भी बताना चाहता हूँ कि ये जराइम रुक सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। असल में जो लोग दूसरे शहर से आते हैं, क्योंकि हमारा फैसलाबाद कपड़े के हब है, तो दूसरे शहरों से हमारे जो इर्द गिर्द के बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से लोग कपड़ा लेने के लिए आते हैं, को कारोबारी लेने के लिए आते हैं, को अपने ज़रूरत के लिए लेने आते हैं। जब वो आते हैं, पहले तो जो GTS चौक में उतरते हैं या लारी अड्डे उतरते हैं, वहाँ से सुबह जैम जो 2-3 रिक्शे ऐसे हैं जो पेड़ हैं, उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं,
वो लोगों को बिठाते हैं और बिठाकर जब वो शहर तक छोड़ते हैं उनको, तो उसी दौरान उनकी जो जेबों का सफाया हो जाता है। ये भी रिकॉर्ड की बात है, ये बहुत से FIR हो चुकी हैं थाना रेल बाज़ार में, जिसका मैं आईनी शायद गवाह भी हूँ। ये वारदात होती है जी। दूसरी जब जो ये वारदात होती है, जब वो कपड़ा परचेज़ करते हैं, उसके बाद जब वापस घर को जाने लगते हैं तो वहाँ कारखाना बाज़ार के बाहर और गोल कपड़े के बाहर लोग खड़े होते हैं, पेड जो नौसरबाज होते हैं, वो उन लोगों को लालच देते हैं क्योंकि हम आपसे कम पैसे ले लेते हैं, आपको हम गुमटी चौक में आप उनको ड्रॉप कर दें रिक्शे में। वो बेचारे उनको वो थैला पकड़ा देते हैं, वो लेकर बाहर आ जाते हैं। जब वहाँ चौक में आते हैं तो उसी रश की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हुए वो रफू चक्कर हो जाते हैं। उसमें लाख का सामान हो, 50,000 को, जितना भी हो वो लेकर चले जाते हैं। दूसरी वारदात, अगर तीसरी वारदात जो है वो इस शक्ल की है, वो जो वो रिक्शे में बैठ जाता है, वो वहाँ पांडी से नौसराबाद पांडी से बच जाता है, वो रिक्शे में बैठ के आके, जब वो रिक्शे में बैठ के आके, तो अगर वो GTS चौक जाना है या लारी अड्डे जाना है, GTS चौक से पहले थोड़ी वो रिक्शे वाला क्या करता है, वो अपना तेल कहता है जी मेरा तेल ख़त्म हो गया, वो रिक्शा रोक देता है। उसके बाद उसको कहता है कि मैं आपका जो सामान है मैं आप कंधे पर उठाकर मैं आपको चौक क्रॉस करके आपको अड्डे तक ले जाता हूँ। वो बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं। जब वो चौक पे आते हैं तो दूसरा उसका जो साथी होता है वो रिक्शा लेकर चौक में आ जाता है। इसी दौरान वो रश की वजह से फ़ायदा उठाकर वो रिक्शे में बैठकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये आए दिन में, क्योंकि मैंने गुमटी चौक में कैमरे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सी निशानदेही भी की हुई है, ऑडियो भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। मैंने इंतज़ामिया को बावर भी करवाया कि खुदारा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों में SP जैलपुर टाउन से मुलाकात की, उनको बताया कि आप प्लीज़ हमारे साथ तावन करें। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी सुनवाई होती नहीं। उनकी सुनवाई हो कैसे? एक बंदा रहीम यार खान से आया, वो उसको जहाँ वारदात हो गई, अब वो 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, वो चले जाएगा। फिर पुलिस ने कहना जी आएँ जी आप बंदा श्राद्ध करें जी। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात नहीं है कि जैसे आपने हमें एक बड़ी वो पूरे तरीके से बताया कि ये गैंग्स बने हुए हैं, ये इस तरह से लूटते हैं लोगों को। आपको पता है तो क्या पुलिस वालों के इल्म में नहीं होगा? फिर भी पुलिस वालों की इस तरह से लापरवाही। यही बदकिस्मती है ना हमारी, क्योंकि वो मुकदमे पहले तो रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट करेंगे तो उनके वो थाने की जराइम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके वो जो होते हैं जो CPR बनते हैं वो मशकूक हो जाते हैं। ये भी वजह है। दूसरी वजह है जो एक बंदा एक से वारदात हो गई, वो 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा नहीं आया, उसको दाखिले दफ्तर करके वो उसको फारग कर देते हैं। इससे भी उनकी जो होती है, जो उनके बर्डन पड़ता है वो नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल की वजह से जो हमारे SP लैलपुर टाउन बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, मैं उनको बार बार कराना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने इलाके में ये जो लोगों के साथ यकीन करें कि जब लोग आते हैं रोते होते हैं। जब एक बंदे का गरीब आदमी का 1 लाख रुपए का, जब 50,000 रुपये का या 80,000 रुपये का माल चोरी हो जाए, नौसरबाजी हो जाए, तो उसने तो रोना ही है ना, इसने बेचारे ने। तो मेरे पास वो शवाद मौजूद हैं। तो मैं खुदारा SP साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा लें। ये इंसानियत की भलाई होगी, इसमें यकीन करें। ये हम कहते हैं ना कि एक बंदे को बचाया, एक और अपने पूरी इंसानियत को बचाया। मैं कहता हूँ अगर हम एक बंदे के शख्स को गेटी से बचा ले तो बहुत लोगों से बचा। ऐसे ही है, ये वारदातें बढ़ रही हैं, उनको रोकने की भी ज़रूरत है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये जो वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसकी कहीं ना कहीं वजह हम महंगाई को कंसीडर कर सकते हैं? सबसे पहले में इसमें ना मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें कही हैं। सबसे पहले इसमें मेन चीज़ जो हमारी जो फैसलाबाद में जुराइम बढ़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये इसका मेन क्रेडिट जाता है महंगाई की। देखिए जो लोग अपने घर में अपनी महंगाई की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते, मजबूरन उनके घर में कोई ऐसा शख्स निकलता है, वो इससे फ़ायदा उठाता है, फिर वो कोई ना कोई वो काम करना है। तो दूसरी बात ये, हमारी जो फैसलाबाद की पुलिस है, चाहे पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, इनको हर चीज़ का इल्म होता है, इनको हर चीज़ का पता होता है। हमारे अगर मुल्क की पुलिस ठीक हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कोई भी बंदा जो है ना वो अनकम्फर्टेबल होगा, वो हर बंदा सेफ़ होगा, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो इंडस्ट्री ओनर है, चाहे वो फैक्ट्री ओनर है। कोई भी बंदा जो रेडी मान भी है ना, और कई बंदे बाज़ार से वो बेचारा बंदा फ्रूट बेच रहा है, उससे फ्रूट से बेच के, हालांकि पुलिस वाले चौक में मौजूद होते हैं, अगर उधर से उसको वो वारदात करके ले जाते हैं, पुलिस को इतनी भी उनकी ये नहीं होता कि यार हम इस बंदे की पैरवाई करें, हम उसके पीछा करें, लेकिन कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, कागज़ों में फॉर्मेलिटी होती है।
जो पैरवी होनी चाहिए, जो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। और जो हमारे मुल्क की महंगाई की सतह है, वो हर बंदा परेशान है। हमारी गवर्नमेंट वो सिर्फ़ और सिर्फ बातें करी जा रही है, वो हर किसी बंदे को उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बातें करने के लिए बैठे हैं और काम करने के लिए कोई नहीं। काम तो करना चाहिए कि अगर आप इस हुकूमत में आए हैं तो चीज़ों को बेहतर करने की भी ज़रूरत है। तो आप मुझे बताएं कि आप भी यही समझते हैं कि ये जो बढ़ती महंगाई है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो वो भी ये चोरी करने पर, डकैतियाँ करने पर मजबूर हैं, तो इस वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिटी 41 का मैं मशकूर हूँ। बात यह है कि क्राइम रेट तो बढ़ेगा जब बेरोज़गारी आएगी, और ख़ुसूसन जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार होंगे तो क्राइम रेट लाजमी बढ़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो इंडस्ट्री है उसको तक़वियत देनी होगी, ख़ुसूसन SME सेक्टर को, जिसने मुल्क का 80% जॉब लोड उठाया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब कहते तो हैं लेकिन अमली तौर पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सिफ़र हैं। इसके जब तक आप SME को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, और नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से, उनको जॉब पे जाएंगे तो ये क्राइम रेट कम होगा। तो फैसलाबाद में क्राइम के जो हालात हैं आपके सामने हैं। और पुलिस से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम गश्त के लिए पेट्रोल नहीं मिलता, ये है वो, इस किस्म के मसाइल हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इंडस्ट्री को, SME को प्रमोट करें। और दूसरी बात, जो महंगाई है वो एक इंटरनेशनल मामला है, लेकिन दुनिया में तमाम ममालिक अपने जो गरीब होते हैं उनके लिए सब्सिडाइज़ राशन का ऐलान करते हैं, सब्सिडी देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके जितने भी अपने, आप स्टेट बैंक गवर्नर ले लें, आप वज़ीर ख़जाना ले लें, वो सारे IMF के पेरोल पर हैं। उनको नहीं गर्ज के यहाँ पे गरीब बचता है, नहीं बचता। आप कम से कम 100-200 और 200 रुपया शय खुर्दोनोश में सब्सिडी दें ताकि आवाम का कोई सांस निकल सके। ऐसे ही आवाम को सहूलत देना तो हुकूमत की अवलीन तरजीह होना चाहिए, और पुलिस का भी ये काम बनता है कि अगर तो मुल्क में जराइम बढ़ रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करें, बजाय इसके कि अपने ऑफिस में बैठे रहें और इस चीज़ से बचें कि अगर हम मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हमें मुजरिम को भी ढूंढना पड़ेगा। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ एडवोकेट सरदार अली वासिफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जानूंगी। तो अली साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर जो जराइम है किस किस्म के जराइम समझते हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो आपके पास लोग आते हैं अपने केसेस लेकर, वो कैसे केसेस होते हैं और पुलिस इसमें अपना किरदार कैसे अदा कर रही है? जहाँ तक तो मैम सदफ जराइम की हद तक इशू है ना जी। जराइम तो आजकल जितने भी हैं, ये रॉबरी, डिकेटी और इवन जो है ये कत्ल जो है, ये इन्होंने एक मजाक बना लिया है जी ये लोगों ने। और इन जराइम को लेकर वो इस तरह से इस सिनेरियो पे पहुंच गए हैं, इस नैज पे पहुंच गए हैं कि यहाँ पे मामलात बिल्कुल गंभीर होते जा रहे हैं। आप रॉबरीज़ की, आप डिकेटीज़ की, आप कत्ल की वारदात की, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लें RP ऑफिस, CP ऑफिस से, आपको मालूम होगा कि पिछले एक टेन्योर से, जब तक पिछले उसको आप या ईयर कह लें, फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर, इसमें उनमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। उसकी जो सबसे बुनियादी वजह, जो सबसे एक बेसिक इशू है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जराइम, ये लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, और मज़लूम जो है वो कचहरी का, सेकेंडली जो इशू है, जो मैं समझता हूँ कि वो मज़लूम ने कचहरी का रुख करना छोड़ दिया है। व्हाट ही एज्यूम कि मैं कचहरी में जाऊंगा, मुझे वहाँ पे भी इंसाफ जितने धक्के खा के मिलने हैं, वाई शुड आई डू दैट इंसाफ ऑन माई ओन। वो अपने हाथ से अब वो इंसाफ करने लोग निकल पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम डिकेटी और इन सारी चीज़ों की तरफ आते हैं। इनको अगर आप देखें तो इनमें सिनेरियो आपका ये है डिकेटी में और इन सारे मामलात के अंदर कि आपके जो इन्फ्लेशन, आपका जो यहाँ पे एक चीज़ों का जो एक रेट, जिस तनासब से इस गवर्नमेंट में आए दिन महंगाई हो रही है, ठीक है जी, महंगाई और ये सारी चीज़ें आपकी माशरती चीज़ों के साथ मुकम्मल अटैच होती हैं। कोई एक चीज़ के बढ़ जाने से आप अगर ये तसव्वुर करें कि ये चीज़ ही सिर्फ जो है इसका नुकसान होगा, बाकी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी या बाकी चीज़ों को नहीं होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आप ख्वाबे खरगोश आपको हो नहीं सकता मज़ीद। उस सारे सिनेरियो के अंदर जब आपकी महंगाई बढ़ी है,
तो व्हाट यू गोना फेस, आपने क्राइम ज़्यादा फेस करने हैं, क्योंकि एक आम आदमी जिसका इस वक्त गुजरबाश, जिसकी रोज़गार एक बहुत चंद जो लिमिटेड, अब आपकी जो वेजेस हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, 16,000 थी, 18,000 थी, अब 20,000 पे हो गई है जी। लेकिन 20,000 आपको इन ब्लैक एंड वाइट मिलती है जी, ठीक है जी। वो एक्चुअल जो आपको वो 15-16,000 आपको वेज दे रहे हैं। ये जितने मर्जी छापे, ये सारा कुछ मार लें, ये जो आपके वर्कर वेलफेयर एसोसिएशंस वाले हैं या ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो आपको जब एक्चुअल वेज 16-17,000 में मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मीडियोकर, बीइंग ए गरीब तरीन घर, 16-17,000 में तो आपका कोई भी किसी किस्म का बजट भी आप जो है वो बनाने का सोच नहीं सकते। बजट बनाना तो बहुत दूर की बात, जब आपके घर का बजट नहीं कंप्लीट होना, तो आपने सेकंड ऑप्शन आपके ज़हन में आना, क्योंकि वो बच्चे जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की आपने रज़ा से पैदा कर लिए हैं, जिनका रिज़्क आपके मालिक ने जो है वो अब आपके ज़िम्मे डाल दिया है, उनकी परवरिश आपके ज़िम्मे डाल दी है, तो परवरिश तो बहुत दूर की बात, उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना हमारे लिए बाइस इशू बना हुआ है। इस वक्त इशू बन गया है कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे खिलानी है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपनी अगर लीगल फिटर्निटी और लॉ के जो इस हवाले से देख लूँ ना जी, मेरी अगर एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस में मेरे पास उन केसों का तनासब कम हो गया है। उसमें इशू ये हुआ है कि वो लोग जो एक आपको फ़ी पेइंग थे, जो आपको अच्छे पैसे दे के आपके साथ केस आपसे करवा लेते थे, वो तो अब भी उसी तरह मौजूद है। लेकिन जो आपका 60 से 70% वो लोग हैं जिन्होंने एक कम फीस पे करने वाला तबका है, वो तबका जो है वो बिल्कुल पिछके रह गया है। वो कचहरियों को उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी हमारे समझ में नहीं आता, सरकार के थल्ले भी दइए पैसे जी, वट दे सेज इन पंजाबी जी, कि सरकार थल्ले पुलिस नूं पैसे दइए, उत्ते आगे वकीलों नूं पैसे दइए, सारियां ਦੀਆਂ चट्टियां भर के तो अखीर असी जो मारी खानी है, अखीर सानू लभना इंसाफ को नहीं लभना। दैन वट वी गोना डू, दैन वट शुड वी डू, ठीक है जी। दीज आर द इशूज, दीज आर द फोकस, द पॉइंट विच सपोज टू बी फोकस्ड बाय दिस गवर्नमेंट, बाय दीज पीपल, बाय द पीपल अराउंड अस। अब इसमें लॉ जो है, अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं कि ये डकैतियाँ, ये सारे मामलात, इसमें किसका किरदार वो ज़्यादा अहम है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो जितना मर्जी उनको आप इफ़ेक्टिव कर लें, जितना मर्जी एफिशिएंट कर लें, ठीक है, जब तक आप एक रूट कॉज जो एक गुर्बत है, जो एक ला इल्मी है, जो शाऊर का ना होना और ये समझना कि इफ़ आई गो फॉर दिस शॉर्टकट देन आई माइट गेट समथिंग आउट ऑफ दैट शॉर्टकट, वो शॉर्टकट जो है ना जी, वो लगाने का एक लोगों का शौक़, जब तक वो शौक़ मौजूद है, जितना मर्जी कर लें जी, जितनी मर्जी बंदूकें लें कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों वाले फिरते नहीं, उसकी लब्बत कुछ ऐसे है कि सही कहा है कि कहीं ना कहीं वजह गुर्बत भी आ जाती है कि लोग अब इन चीज़ों पे मजबूर भी हो गए हैं। अच्छा, अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 15 पे जो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, जो मुकदमात के लिए कॉल्स गई हैं वो 68,000 है, लेकिन हुआ क्या है कि जो मुकदमा दर्ज हुए हैं वो सिर्फ 32,000 पे हुए हैं। कहा यह जाता है कि जी हर मुकदमा जो है वो दर्ज करने वाला नहीं होता, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जिन पर हम मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकते। तो आप हमें बताएं ऐसे कौन से जराइम हैं जिन पर मुकदमा बन ही नहीं सकता? जो तो जी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना जी, जिनमें हर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जिनमें आपको कोई बॉडीली हार्म आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाता है, वो तो डेफिनेटली उन्होंने स्ट्रेट वे उसकी FIR देनी है, वो उसकी FIR हो जाती है। अब जो हैं लेन देन के मामलात हैं, या जो वो चीज़ें जिनमें बॉडीली हार्म जो है वो आपकी, अब इसमें अगर आप देखें कि आप इसको ले लें कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड जो है वो उसका मुकदमा दर्ज होना है। लेकिन अगर आपका किसी के साथ लेन देन है, देन यू हैव टू लुक इनटू द रेमेडी इन अ सिविल कोर्ट। आपने सिविल कोर्ट में जाना है, आपने वहाँ से अपनी रेमेडी लेनी है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं ये उनके मुकदमात दर्ज नहीं होने वाले होते। लेकिन जो आपकी जो फिगर है ना जी 68,000 और 32,000, मैं समझता हूँ इस फिगर का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो 32,000 मुकदमे भी मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं कैसे दर्ज हो गए हैं। वरना आप अगर आप फ्रंट डेस्क पे चला जाएं, मैं नए RPO साहब आए हुए हैं, CPO साहब हमारे डॉक्टर साहब नए आए हैं, ये बड़े इन्होंने आते ही माशाल्लाह मामलात को बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने देखना शुरू किया है, सारे मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की ये इन्होंने एक जो है वो ठानी हुई है। लेकिन अगर आप आज भी फ्रंट डेस्क का हाल देख लें या आप थाने में जाके देख लें,
FIR दर्ज करवाना, जो एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, विच शुड बी रजिस्टर्ड स्ट्रेट वे प्रॉम्प्टली, जो आपकी होनी चाहिए। बाद में ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है ना जी, कि आप गुनाहगार हैं कि नहीं गुनाहगार, ठीक है जी, लेकिन आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो स्ट्रेट वे होनी चाहिए। हमारी वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही इसी बात को मैं ये करूँगी, जैसे आपने फ्रंट डेस्क की भी बात की है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन्हें हल होना चाहिए, कि 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, लेकिन कई दिनों से वो पेंडिंग पड़े होते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने RPO की बात की, CPO की बात की, जब हम अगर उनके पास चले भी जाएं, उनको ये कह भी दें कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो मानेंगे? वो तो खुद तो डिफेंड करेंगे ना। या ऐसा भी होता है कि जो ऊपर वाला बैठे हुए हैं, ऊपर लोग हमारे अथॉरिटी, वो इन चीज़ों से लाइल में, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जो ला इल्मी अथॉरिटी की हद तक है ना जी, मैं एक बड़ा रीसेंट सा मैटर, मैं एक इंडस्ट्री के मैटर से एक से गुज़रा हूँ जी। वो उस इंडस्ट्री में, आई डोंट वांट टू नेम दैट इंडस्ट्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है जी फैसलाबाद का। उन्होंने क्या किया है कि जी उन्होंने अपने इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लगा लिया है। उन्होंने एक भी आज तक NOC नहीं लिया। उन्होंने एक भी किसी जो आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उससे भी NOC नहीं है, जबकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का सेक्शन 12 कहता है कि जब तक आपको NOC मिल नहीं जाता, यू कैन नॉट ले इवन अ सिंगल ब्रिक ऑफ दैट यूनिट, ठीक है जी। या वो अपना यूनिट बना के बैठे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जी सेक्रेटरी साहब को इल्म नहीं है, सेक्रेटरी या DG एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इल्म नहीं है, तो उसने वहाँ पे लाहौर में बैठ के उसको पंजाब का कहाँ इल्म होना है? दैट शुड बी डेल्ट विद द इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्टर साहब उनके आँख कान नाक हैं, ठीक है जी। जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है, वो उनके आँख नाक कान मौजूद हैं। अगर उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उन्होंने उनको नहीं बताना, तो उनको कैसे पता चल जाएगा कि जनाब बगैर NOC के एक जनाब पूरी इंडस्ट्री लग चुकी है और वो वहाँ के ज़िम्मेदारों का इस्तेहसाल कर रही है, वो वहाँ के लोगों का इस्तेहसाल कर रही है, ठीक है जी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप इन जराइम के हवाले से अगर ये चीज़ें देख लें, ठीक है, तो आपको इल्म होगा। आप देख लें कि ये RPO साहब या CPO साहब जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब तक ग्रास रूट लेवल पे आपके SHOs, आपके IOs, ये सब लोग जो है, ये अगर उस पर काम नहीं करेंगे, ये अगर उसको नहीं देखेंगे, उन चीज़ों को नहीं साथ लेके चलेंगे, तो कैसे? RPO साहब की तो सेस नहीं है ना जी, इनके नाक और इनका कान, इनकी जो वो आंखें हैं, वो ये जब तक नीचे वाला अमला उन्हें किसी भी चीज़ से नहीं आगाह करेगा, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि जो निज़ाम नीचे मौजूद है उसको ठीक किया जाए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं तैयब मकबूल, मैं उनसे बात करूंगी। तैयब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में ओवरऑल सिचुएशन कैसी है जराइम की? शुक्रिया सदफ। फैसलाबाद में जराइम की ये सिचुएशन है कि हर 1 घंटे में 3 वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। स्ट्रीट क्राइम उसको कहते हैं, जिसमें चोरी, डकैती, राहजनी और बाइक चोरी, व्हीकल थेफ्ट। हर 1 घंटे में फैसलाबाद ज़िला में 3 औसतन वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, जिनमें से पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर शायद 10 और 12 मुकदमा दर्ज करती है। फैसलाबाद में मुकदमात की पेंडेंसी का ये आलम है कि 15 पर 68,000 जो काज लोगों ने की थी, उनमें से तकरीबन 32,000 को E-टैग लगाया, उसमें से भी शायद 20-22,000 के मुकदमा दर्ज हुए हैं, बाकी पेंडेंसी चली आ रही है। उसके अलावा CPO फैसलाबाद की जानब से अभी टाउन SPs को पिछले दिनों एक लेटर लिखा गया, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि 1600 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो मुतासरा विक्टिम जो हैं उनकी जानब से फ्रंट डेस्क पर जमा करवाई गई थी कि मुकदमा दर्ज किए जाए, उनकी रिकवरी की जाए, मुलज़म गिरफ्तार किए जाएँ। लेकिन 1600 एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग चली आ रही हैं। उनमें वो एप्लीकेशंस भी शामिल हैं जिनकी पेंडेंसी को 3 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं, इवन 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है कि अभी तक वो एप्लीकेशंस कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और अगर उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, पुलिस के मुताबिक इस पर कागज़ेबल ऑफेंस नहीं लगता, तो उसकी कोई रिपोर्ट वापस नहीं भिजवाई गई। दूसरी जानब शहरियों को एक सहूलत दी गई थी कि वज़ीर पोर्टल था 1787, अगर पुलिस की उनकी कोई बात नहीं सुनती, किसी विक्टिम की, किसी साहिल की, तो वो अपने ग्रीवेंस जो है 1787 पर बता सकता था। लेकिन इस साल में अभी तक 85 के करीब रेफरेंस ऐसे हैं जो वज़ीर पंजाब के पोर्टल की जानब से
फैसलाबाद CPO को भिजवाए गए और उनसे आगे SPs को फॉरवर्ड किए गए, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। थानों में पुलिस जो साइल है उनकी नहीं सुनी जा रही, पुलिस दफातर में नहीं सुनी जा रही, जिसके बाद वो वज़ीर आला पोर्टल से रजू करते हैं, तब वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हम इसके बाद यकीनन RPO से भी बात करेंगे, उनसे भी जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बता रहे हैं वो क्लियर करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, आपके नॉलेज में क्या है कि जब RPO के पास ये सब कंप्लेंट्स जाती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? क्या वो यही कहते हैं कि जी वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, या वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है? जी देखें, सबसे पहले अगर थाना लेवल पर किसी की नहीं सुनी गई तो वो SP से रुजू करता है, SP के बाद SSP, फिर CPO से रुजू करता है। वहाँ भी अगर उनकी ना सुनवाई हो, दादरसी ना हो किसी विक्टिम की, तो फिर वो RPO से रुजू करता है। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑफिसर हैं, वो फौरी तौर पर उस पर नोटिस लेते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो फौरी नोटिस लेके उस पर कार्रवाई करने की हदायत करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन जहाँ पर ख़राब है वो थाना लेवल पर ख़राब है। जो तफ्तीशी अफसरान हैं, एक तो उनमें सुस्ती इसकी इतनी ज़्यादा है, उनकी कोशिश होती है कि मुकदमा दर्ज ना किया जाए। अगर मुकदमा दर्ज करेंगे कल को मुलज़म गिरफ़्तार करना पड़ेगा, उनको रिकवरी देनी पड़ेगी। डाकू चोर इस कदर एक्टिव हैं कि फैसलाबाद में सैकड़ों की तादाद में रवां साल हाउस रॉबरीज हो चुकी हैं, घरों में डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, लोगों की दुकानें लूट ली गई हैं। कोई भी शहरी अपने घर में, अपनी दुकान पे, किसी गली में, किसी मोहल्ले शाहरा पे महफूज नहीं है। तो ये इस डर से मुकदमा ही दर्ज ना करना कि अगर हम दर्ज करेंगे तो हमें मुजरिम भी पकड़ना पड़ेगा, ये किस हद तक सही है? और ये सब जो आपको पता है, क्या आगे जो अथॉरिटी है उसको इस सब का इल्म नहीं होगा? जी बिल्कुल, उनको भी इल्म है। पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि जैसे ही किसी बंदे के साथ कोई इंसिडेंट हो, अच्छा एक सिस्टम पुकार सिस्टम 15 का शुरू किया गया था। उसका मतलब ये था कि अगर किसी ने 15 पर कॉल की है, वो कॉल फौरी तौर पर लाहौर ट्रांसफ़र होगी, वहाँ से फौरी तौर पर मुतलका थाने को ट्रांसफ़र होगी, पुलिस मौका पर जाएगी, पुलिस जो इंसिडेंट है उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद पुलिस का काम ये है कि फ्रंट डेस्क पर भी इतला पुलिस खुद ही देगी। फ्रंट डेस्क का जो अमला है वो विक्टिम को कॉल करेगा, उससे एप्लीकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। कॉल करके उससे इसकी तस्दीक करेगी, मज़ीद डिटेल लेने के बाद उसको E-टैग नंबर लगा दिया जाएगा, उसकी जो शिकायत होगी वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। मगर फैसलाबाद में ये प्रैक्टिस नहीं हो रही। अभी भी मैं जैसे आपको बताया कि CPO साहब ने लेटर लिखा अपने SP साहबान को कि 1600 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत बड़ी तादाद एक ऐसे कालों की है जो लोगों के साथ वारदात होती है। वो लोग थोड़ी रकम होने की वजह से या जो उनको खवारी थानों में जाके झीलनी पड़ेगी उसकी वजह से वो पुलिस से रुजू ही नहीं करते। और एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कॉल्स करते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा मैं आपको यहाँ पे एक नेगलिजेंसी कह लें, पब्लिक के साथ सितम ज़रीफ़ी कह लें। अगर कोई रात के 2 बजे घर से बाहर निकला है, उसके साथ वारदात हो गई है, तो जो मौका पर इंक्वायरी ऑफिसर जाता है या गश्त करने वाला सब इंस्पेक्टर जाता है, उसकी एक ही बात होती है कि जनाब ये कॉल बोगस है, किसी ने तस्दीक नहीं की। रात के 2 बजे वीराना में उसके साथ वारदात हुई है, आप बताएं कौन उसकी तस्दीक करे? तो ये आपने बिल्कुल सही बात की है। और ऐसा ही वाक़या कुछ देर पहले भी हुआ था जब एक खातून के साथ ज़्यादती हुई थी। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम पर कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और जिस पर वहाँ पर इंस्पेक्टर ने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि उसको तो घर से ही निकलना चाहिए। तो क्या ये मौक़िफ़ अपनाना ठीक है? अभी आप रात को 2-3 बजे घर से ना निकले, बजाय इसके कि आप कोई इक़दाम करें? देखें, बात आपकी ठीक है। अब इशू ये है, इसमें थोड़ा सा पुलिस भी एक हद तक मजबूर है। पुलिस के पास नफरी की इंतहाई शॉर्टेज है। फैसलाबाद की जो आबादी है वो तकरीबन 10 मिलियन है और हमारी जो नफरी है वो 8400 के लगभग है। उसमें से 2000 से ज़ायद लोग हमा वक्त पंजाब कांस्टेबली में और किसी न किसी कोर्स पर गए होते हैं। उसके अलावा 2000 बंदे वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर है, अदालतों की सिक्योरिटी, अफसरान के घरों की सिक्योरिटी, इनके दफातर की सिक्योरिटी, इवन पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी, कोई गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम है, चीनी या कोई भी चाइनीज़, उनकी सिक्योरिटी। पीछे बचती है सिर्फ 2500 पुलिस। आप अगर उसकी रेशो देखें तो एक थाने में जिसका एरिया 22-25 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, वहाँ पर सिर्फ 40 कांस्टेबल होते हैं। वो 40 कांस्टेबल पूरे इतने मुरब्बा किलोमीटर को कवर नहीं कर सकते। आप अगर थाना सदर की बात करें, उसका एरिया बिल्कुल सर्कल में है और 25 से 30 मुरब्बा किलोमीटर है और वहाँ पर सिर्फ 70 कांस्टेबल मौजूद हैं। अगर वहाँ के मोहल्ले देखें तो कम से कम 1000 मोहल्ला वहाँ पे होगा और उसकी 10-12 गलियाँ एक मोहल्ले की होंगी। तो इतनी नफरी कम है कि वो लोग अपना गश्त, नफरी भी कम है। तैयब ये भी एक क्लियर करते जाएं कि बेशक बोगस कॉल्स भी जाती होंगी, कुछ ऐसी भी कॉल्स जिनका मुकदमा दर्ज करना भी ज़रूरी है। क्या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिन पर मुकदमा नहीं बन सकता?
जी बिल्कुल, ऐसे होते हैं, केसी मुकदमा नहीं बन सकता। लोगों की आपस में मामूली झड़प होती है, हाथापाई मामूली होती है, लेकिन वो कॉल करते हैं जी हमारी डकैती होगी, हमसे रकम छीन कर ले गए, उस पे वो मुकदमा नहीं बनता। लेकिन मैं एक और बात करूँगा, अगर 15 पर बोगस कॉलें आ रही हैं, अफसरान का ये वर्चन है कि जी बोगस कॉल लोग करते हैं, तो एक सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का 29D, उसके तहत जो बोगस कॉल 15 पर करेगा 29D का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन इस साल फैसलाबाद में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाए तो लोग बोगस कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, मुकदमा तो हर चीज़ का दर्ज होना चाहिए। अगर बोगस कॉल्स जाती हैं उस पर भी अगर कोई अपनी कंप्लेन करता है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अभी हम आगे लिए तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद साहब। मैं उनसे बात करूंगी। इमरान साहब, कुछ लोगों के शकूक व शुबहात होते हैं जो आप बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। जैसे कि लोगों का ये कहना है कि जो 15 पे जो कॉल्स आती हैं, जो मुकदमा दर्ज होने चाहिए वो 100% होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो उनकी रेशो है वो 50% से काफ़ी कम है। तो इसकी क्या वजह है? हर केस रिपोर्ट क्यों नहीं होता? सबसे पहली बात तो ये कि 15 पे जितनी भी कॉल्स आती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सी कॉल्स ऐसी आती हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ कॉल्स ऐसी आती हैं कि जिनमें कोई जुर्म जो है वो नहीं हुआ होता, ठीक है। आम मसलन कोई रास्ते में रुकावट की भी 15 कॉल आ जाएगी, आम लड़ाई झगड़े की भी आ जाएगी, हल्की सी जो है मार कुटाई की जो है बाज़ार में झगड़े की उसकी भी आती है। अब ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर पर्चा नहीं हो सकता बिकॉज कानून हमें उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। यही वजह है कि आपको 15 की जितनी भी कॉल्स हैं उसके अगेंस्ट उतनी तादाद में आपको केसेस कभी भी नहीं मिलेंगे, और किसी भी मुल्क, दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिल सकते जहाँ पे ये सिस्टम राइज है। बिकॉज कॉल्स तो हर तरह की होती हैं, लेकिन क्राइम जो है वो सिर्फ वो होता है कि जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया हो। ठीक है, तो इमरान साहब, जैसे कि आपने बताया कि हर कॉल पर हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम होती है आप यकीनन उसको सॉल्व करते होंगे, उसका कोई सोल्यूशन? उसमें हम उनको गाइड कर देते हैं। उसमें कुछ किसी का कब्ज़े का इशू है, किसी का पैसे के लेन देन का प्रॉब्लम है, तो हम उनको मुतलका जो है अदालत की तरफ जो है रहनुमाई ज़रूर कर देते हैं। आप इमरान साहब ये भी हमें बता दें कि ज़्यादातर जराइम जो होते हैं किस किस्म के जराइम हैं जिनके मुकदमा ज़्यादा दर्ज होते हैं, जो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? हमारे पास हर तरह का है। आजकल जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो चेक बाउंस के, अमानत में ख़यानत के, उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, राहजनी के, रॉबरी के, नकबजनी के, लड़ाई झगड़े के। फैसलाबाद में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, हमारे पास हर तरह के जो है वो क्राइम आता है, और हम हर तरह के क्राइम को डील करते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि अभी तक आप खुद क्या बताते हैं कि जो फैसलाबाद में स्पेसिफिक जुराइम की रेशो कम, मैं तो इसको क्लेम नहीं करूँगा कि जुराइम की रेशो जो है वो कम हुई है, जबकि आपकी आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, आपके शहर की जो है हदूद वो मुसलसल बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, जो है अब महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, लोगों में एजुकेशन का लेवल जो है वो उस तरीके से इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे जुर्म जो है ये एक सोशियो इकनॉमिक इशू है, और इसको इन तमाम फैक्टर्स के साथ देखना चाहिए। जब वो तमाम फैक्टर्स बढ़ रहे हैं तो जुर्म कैसे कम हो सकता है? हमारा काम जो है वो ये है कि हमने जब जुर्म होता है तो उसको हमने गिरफ्त में लेकर आना है, और उसको जो है ना डिटेक्शन की तरफ जो है ना वो लेकर आना है, और मुलज़िमों को जो है उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना है, जो कि अदालत के ऊपर उनको लेकर जाना है, अदालत उनको डील करेगी, और हमारा काम यही है। ठीक है, तो इमरान साहब, जैसे आपके पास कोई भी केस रिपोर्ट होते हैं तो आप लोग उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने जराइम का कहा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि मतलब पहले से अगर कुछ हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये जो जराइम है हम होने से पहले कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, वो ज़रूर है, और वो प्रिवेंशन में आता है। पुलिस का जो काम है बेसिकली वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक है प्रिवेंशन और दूसरी है डिटेक्शन, ठीक है। और दोनों जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक पॉलिसी होती है कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। ये जो है ये भी कहा जाता है, और हमारी ये पॉलिसी भी है। हमारी कोशिश यही है कि हम क्रिमिनल को जो है, और ख़ास तौर पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो क्रिमिनल है उसको हम रिमूव करें स्ट्रीट से, ताकि वो जो है वो हवालात में हो, जो उसका ठिकाना है वो वहाँ पे हो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्राइम जो है वो कम होगा। एक चीज़ ये है, और दूसरा जो है प्रिवेंशन जो है वो हमारे थ्रू नॉलेज है वो आती है। हम अपने क्रिमिनल्स का नॉलेज जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डाटाबेस को जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमारी गिरफ्त से बाहर ना हो। ये तमाम मुख्तलिफ तरह की जो है पॉलिसिंग टेक्निक्स हैं, और जिसके तहत जो हम हमारा एंड गोल यही है कि जुर्म का कला कमा किया जा सके, और एट द एंड जुर्म कम हो। बट एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो वो इंशाल्लाह तभी द पैसेज ऑफ टाइम उसको। इमरान साहब, मैं इसमें जस्ट आपसे एक परसेंटेज जानना चाहूँगी
कि जुर्म जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ है और हमें इन चीज़ों को कभी भी जो है उनसे वो दरगुजर नहीं करना चाहिए और इनको भी जो है वो लेकर आना चाहिए फोकस में कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त कंडीशंस हैं जुर्म उनकी वजह से भी होता है। बाकी रह गया क्राइम अगेंस्ट पर्सन का तल्लुक़। क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बहुत फैसलाबाद में जिस तरह बहुत ज़्यादा है। अब उसका मुकम्मल तौर पे जो है वो इम्पैक्ट सोसाइटी की वजह से आता है। अगर सोसाइटी के अंदर जो है क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है तो पुलिस उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराई जा सकती ना जी, ठीक है। तो बाकी रह गया परसेंटेज का जहाँ तक तल्लुक़ है तो परसेंटेजेस से इस तरीके से जो है वो बात नहीं की जा सकती बिकॉज़ ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। जहाँ तक इस इशू का तल्लुक़ है जिसका आप जिक्र कर रही हैं तो ये बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरे का पूरा आता है। उसमें अदालतें भी आती हैं, उसमें हमारी करेक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं वो जेल खाना जात हैं वो भी आते हैं और पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिर्फ एक पिलर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया। इन्होंने जैसे कि इमरान साहब ने भी बताया कि जराइम को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसे पैदा हो जाती है कि कुछ बोगस कॉल्स भी आती हैं, फेक कॉल्स होती हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो कॉल्स जिन पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए उन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।